क्लास 11th में जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा तो वहाँ पर हमने मेनली गैसेस और थोड़ा सा लिक्विड्स के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम लोग मेनली सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। जो सॉलिड्स हैं एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दो तरह के होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऑर्डर होता है तो उसी की स्टडी की जा सकती है। तो अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किस तरह के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ये सारा डिटेल पढ़ेंगे। जो आइडियल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें किस तरह के इम्परफेक्शंस आते हैं, उन इम्परफेक्शंस की वजह से सॉलिड्स की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आता है ये पढ़ेंगे। और फाइनली इन सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सॉलिड्स की कि एग्जैक्टली सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है और क्यों है। जो सॉलिड्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट होते हैं, यानी कि जो पार्टिकल से पार्टिकल के बीच की दूरी है वो अगर मैं गैसेस या लिक्विड से कंपेयर करूं तो रिलेटिवली छोटी होती है। इस शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कम है इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉलिड के, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या एटम हो, वो अपनी जगह पर फिक्स्ड हो जाते हैं, वो रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते हैं। एट मैक्स वो अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकते हैं, पर दे आर नॉट फ्री टू मूव। इस फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से जो सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम और शेप वो फिक्स हो जाता है। गिवन मास के लिए गिवन वॉल्यूम होगा, एक गिवन शेप होगा जो कि चेंज नहीं होता अनलेस एंड अनटिल हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको डिफॉर्म ना करें। और ये जो सॉलिड्स हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। रिजिडिटी इनकी प्रॉपर्टी है जो कि इनको फ्लूइड से डिफरेंशिएट करती है। लिक्विड और गैस में फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड्स रिजिड होते हैं। अब जो सॉलिड्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझने के लिए ये दो डायग्राम दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखो। ये जो डायग्राम है पहला वाला, ये क्वार्ट्ज ग्लास का डायग्राम है। क्वार्ट्ज ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, जबकि राइट हैंड साइड पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो हम क्या देखेंगे कि जो ये क्वार्ट्ज ग्लास है जो कि एमॉर्फस सॉलिड है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। कहीं पर चीजों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो गया है, जैसे यहां पर बहुत कम हो गया है, और कहीं पर ये गैप बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन जो मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें एक वेल डिफाइंड ऑर्डर है। जितना गैप इन दोनों पार्टिकल के बीच में यहां पर है उतना ही गैप यहां पर है, उतना ही गैप यहां पर है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें एक वेल डिफाइंड ऑर्डर होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ये ऑर्डर गड़बड़ होता है। ये या तो होता नहीं है, बहुत ही शॉर्ट रेंज पे होता है। तो ये जो डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में वो इनकी प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस लेके आता है। हम एक एक करके देखते हैं। तो ये मैंने एक टेबल बना दी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टीज हैं और देखेंगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में ये प्रॉपर्टी कैसे वेरी कर रही है। तो सबसे पहले है शेप ऑफ सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्योंकि ऑर्डर है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो सही तरीके से अरेंज हैं, इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें रेगुलर शेप होता है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड है उसका शेप इरेगुलर होगा। यानी कि मैं कोई पार्टिकल उठा करके देखूंगा जो सरफेस होगी वो इरेगुलर होगी, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये रेगुलर होगी। दूसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। सपोज करो मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक एमॉर्फस सॉलिड है, तो अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करूं और मेल्ट करने की कोशिश करूं तो इसकी मेल्टिंग एक बड़े ही शार्प टेम्परेचर पे होगी। सपोज करो इसका मेल्टिंग पॉइंट से 130 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 129.9 पे ये सॉलिड होगा और 130.1 पे ये लिक्विड हो जाएगा। इसका मतलब जो सॉलिड से लिक्विड का चेंज है वो बिल्कुल एक शार्प टेम्परेचर पर होगा। लेकिन इसके उलट मेरे पास अगर सपोज करो कोई एमॉर्फस सॉलिड है तो उसमें ऐसा नहीं होगा। सपोज करो ये 125 पे सॉलिड है, तो 125 से 135 पे जाकर के लिक्विड होगा और बीच में 125 से 135 के बीच में ये सॉफ्ट होता जाएगा, बट एकदम से फ्लो नहीं करेगा।
तो जो सॉलिड से लिक्विड का ट्रांजिशन है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे ना होकर के ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। अगली प्रॉपर्टी क्लीवेज प्रॉपर्टी, मेरे पास एक सॉलिड है, अगर मैं ब्रेक करूं उसको तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में नई सर्फेसेस क्रिएट होंगी वो स्मूथ सरफेस क्रिएट होंगी क्योंकि उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, और एमॉर्फस सॉलिड में पहले जैसे रेगुलर शेप था वैसे ही इरेगुलर सरफेस क्रिएट होगी। अगर मैं इनकी हीट ऑफ फ्यूजन देखूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड होगी, एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। पता चलेगा कि इस चीज की हीट ऑफ फ्यूजन कुछ 80 कैलोरी पर ग्राम है। जैसे हमको पता है आइस को अगर हम मेल्ट कराएं तो उसकी हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम होगी, तो ये नंबर फिक्स्ड होगा, हमेशा 80 कैलोरी ही हीट लगेगी 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। पर अगर मेरे पास कोई एमॉर्फस सॉलिड है तो चूंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो उसका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। सपोज करो ग्लास की हीट ऑफ फ्यूजन में कहीं डिफाइन करूंगा तो मैं कहूंगा 25 से 30 कैलोरी पर ग्राम है। इसका मतलब कहीं पर 25 कैलोरी पर ग्राम में भी ग्लास मेल्ट हो सकता है और कभी वो 30 कैलोरी पर ग्राम में भी। अगली प्रॉपर्टी है एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी का मतलब है डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल में मैं कोई एक प्रॉपर्टी देख रहा हूं। सपोज करो मैं इसके थ्रू लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहा हूं, तो अगर लाइट इस डायरेक्शन में चलती है तो उसको जिस तरह के पार्टिकल मिलेंगे, जिस तरह के गैप मिलेंगे, वो अगर लाइट इस डायरेक्शन में चलती हो तो उस तरह के पार्टिकल के अरेंजमेंट से डिफरेंट होगा। यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में जब मैं सॉलिड की कोई प्रॉपर्टी मेजर करूंगा तो चूंकि अलग अलग डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। ये जो प्रॉपर्टी का डिफरेंट होना है ये एनआइसोट्रॉपी कहलाती है। अब इसी चीज को एमॉर्फस सॉलिड में देखें। एमॉर्फस सॉलिड में कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, तो किसी भी एक डायरेक्शन में देखेंगे तो ओवर अ लॉन्ग रेंज पे चल करके जो प्रॉपर्टीज हैं वो एवरेज आउट हो जाएंगी। इसलिए जो मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब इनके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में डायरेक्शन के साथ साथ प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती हैं। अगर मैं नेचर ऑफ दीज सॉलिड्स देखूं तो मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड कह सकता हूं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं ये स्यूडो सॉलिड्स या कई बार हम इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल देते हैं। यानी कि हम इनको सॉलिड मानते ही नहीं है। इनमें कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टी तो है पर जो इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स। और जैसा मैंने पीछे बताया कि जो इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज और एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज होता है। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ने के बाद अब हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में और कुछ नहीं पढ़ेंगे और अब हमारा फोकस मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे होगा। तो सबसे पहले हम अलग अलग तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करना चाहेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पे बेस्ड है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का है, यानी कि जहां पर जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है। इसके 3 सब हेड्स हैं। ये नॉन पोलर सॉलिड्स हो सकते हैं, पोलर सॉलिड्स हो सकते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स हो सकते हैं। अगर मैं नॉन पोलर सॉलिड्स का एग्जांपल देखूं तो इसमें क्लोरीन, ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे एक गैस है, लो टेम्परेचर पे क्लोरीन सॉलिड हो सकता है, या ब्रोमीन, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है लेकिन लो टेम्परेचर पे ये भी सॉलिड हो सकता है, या आयोडीन टाइप की चीज होंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट नहीं है इसलिए इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो लैंडन फोर्सेस हैं जो कि सबसे वीक होते हैं। हालांकि मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से ये इनकी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। जैसे आयोडीन वीक, बहुत ही वीक फोर्स होने के बावजूद भी
रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है बिकॉज उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है। दूसरी कैटेगरी हो गई पोलर मॉलिक्यूल्स की, जैसे HCl है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा, वैसे तो रूम टेम्परेचर पे HCl गैस होती है, पर टेम्परेचर कम करूं तो HCl सॉलिड बन जाएगा। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में कुछ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एग्जिस्ट करता है। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इसका मतलब जो फॉर सेम मॉलिक्यूलर मास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दीज पोलर मॉलिक्यूल्स विल बी मोर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और तीसरा कैटेगरी है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स की, जैसे आइस है। आइस में वाटर के मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फॉर सेम मॉलिक्यूलर मास स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये तीनों ही कैटेगरी के सॉलिड्स, इवन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स होते हैं वो भी, इनके बीच में रिलेटिव सेंस में देखूं विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉलिड्स, तो इन सब के सब में जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स है वो वीक माना जाएगा। इसलिए इनके सबके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं और ये सब के सब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कोई भी सॉलिड, चाहे वो क्लोरीन का हो या HCl का हो या वाटर का हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। अगला जो क्लास है वो आयनिक सॉलिड्स का है। कॉमन एग्जाम्पल है NaCl। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आयंस होते हैं, जैसे Na+ आयन हो गया और Cl- आयन हो गया। चूंकि आयंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा रिलेटिवली। अगर मैं पिछले वाले एग्जांपल्स के कंपैरिजन में देखूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन चार्ज कैरियर होने के बावजूद, इसके पास Na+ भी है, Cl- है, पर ये मूवमेंट के लिए फ्री नहीं है। जो चार्ज कैरियर है वो चार्ज तो है पर ये चार्ज मूव नहीं कर सकता, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हालांकि अगर इसी NaCl को मैं मोल्टन स्टेट में लेकर के चला जाऊं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक सॉलिड्स। दूसरी कैटेगरी है मेटालिक सॉलिड्स की, जैसे सपोज करो आयरन है, कॉपर है, जिंक है। जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं इनमें जो सॉलिड का, जो एटम का इनर मोस्ट पोर्शन होता है, जिसको मैं कर्नल कहता हूं, वो फिक्स्ड होता है, लेकिन इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही मेटालिक सॉलिड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रोवाइड करता है। ये फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, इसलिए जो मेटालिक सॉलिड्स हैं, विद सम एक्सेप्शन, जैसे मरकरी तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, विद सम एक्सेप्शन, इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। दूसरी बात, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है, बिकॉज हालांकि जो एटम है वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से मूव कर सकता है। तो चाहे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो या कहीं पे टेम्परेचर डिफरेंस, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करके हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। इनकी एक और खास बात होती है कि ये लश्चरस होते हैं, यानी कि ये शाइन करते हैं लाइट पड़ने पर। ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब हम इनको पीट करके इनकी शीट बना सकते हैं, दिस इज मैलिएबिलिटी। और डक्टिलिटी का मतलब है कि हम उनको खींच करके वायर बना सकते हैं। जो नेक्स्ट केस है वो कोवैलेंट सॉलिड्स का है। यहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हमने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा, वगैरह वगैरह। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये वेरी हाई है। ज्यादातर केस में ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। जनरली जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट,
जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस तरीके से हम सारे सॉलिड्स को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हमें इस क्लास के लेवल पे ये जरूरी है कि हमें इन चारों कैटेगरी के कुछ एग्जाम्पल्स पता हो, यानी कोई मुझसे पूछे कि कोवेलेंट सॉलिड का कोई एग्जाम्पल दो, तो मैं बता सकूं ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट सॉलिड या डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड। उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पता हो और ये पता हो कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो किस वजह से हैं। जैसे मेटालिक सॉलिड में कंडक्टिविटी है तो वो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, या अगर आयनिक सॉलिड्स में आयन हो करके भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं है तो वो इस वजह से है कि वो आयन जो है दे आर नॉट फ्री टू मूव। ये चीजें हमको पता होंगी तो हम ये सेक्शन अच्छे से कर पाएंगे।